सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के भाग ब इकाई फर्स्ट में भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लगभग 17 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। आज का अपना जो ये भारतीय संविधान की जो विशेषताएं टॉपिक है, ये आज संविधान की विशेषताएं कंप्लीट कर लेते हैं और इसके पश्चात इसी पार्ट में इस यूनिट फर्स्ट का भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसमें एक टॉपिक और बचेगा, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसका एक अलग से अपन और अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की अगली विशेषताओं में आता है विश्व शांति का समर्थक, यानी भारत क्या है, विश्व में शांति स्थापित करने का समर्थक रहा है। कैसे रहा है? अपन बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान है, इसमें प्रारंभ से ही यानी शुरू से ही जब भारत देश था उस समय से लेकर के और आज तक भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी अर्थात इसका अर्थ होता है वसुधैव यानी पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार है, यानी पूरी संपूर्ण पृथ्वी को भारत देश है वो क्या मानता है, एक परिवार मानता है। और इसी अवधारणा को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत ने विश्व शांति का समर्थन किया है। अब बात करें अपन भारतीय संविधान में जो विश्व शांति का समर्थन कहाँ पर किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेगा और अन्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करने का प्रयास करेगा। ये कहा गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 51 में और नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेगा और साथ ही साथ अन्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करने का प्रयास करेगा। और यही अनुच्छेद है भारत को विश्व शांति का समर्थक भी बनाता है। भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति के ओर अग्रसर हुआ भारत। और इसी के तहत भारत में पंचशील एवं दो समझौते हैं, पंचशील का समझौता या सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। गुट निरपेक्षता यानी दो बातें हैं। पंचशील 1954 ईस्वी में 29 अप्रैल, याद रखना डेट, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील का समझौता किया जाता है। दूसरा है गुट निरपेक्षता, यानी 1961 ईस्वी में, ध्यान रखना 1961 ईस्वी में भारत या विश्व की बात करें तो विश्व जब अलग अलग सैन्य गुटों में बटा हुआ था, तब ऐसी स्थिति में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने भारत के लिए एक नई नीति लागू की, गुट निरपेक्षता की नीति। और गुट निरपेक्षता का सामान्य तात्पर्य अपन देखें तो गुट यानी संगठन और निरपेक्षता यानी अलग रहना, अर्थात विश्व में शीत युद्ध के दौरान जो दो अलग अलग सैन्य गुट बने हुए थे, एक रूस का जो साम्यवादी रूस था और दूसरा पूंजीवादी अमेरिका, दोनों ही देश अपने अपने गुटों में अनेक देशों को सम्मिलित करते जा रहे थे, अपनी ओर लुभाना चाहते थे। और तब ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, 5 व्यक्ति और थे इसमें, तो उन सभी के द्वारा मिलकर के भारत को एक नई नीति प्रदान की जाती है, नया सिद्धांत दिया जाता है, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को पालन करता रहा है और इसी के तहत उन्होंने अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही है, सुरक्षा की बात कही है और इसी जो विश्व शांति का समर्थक बनने की आगे के क्रम में उन्होंने गुट निरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों का भी समर्थन करते हुए इनको काफ़ी हद तक
अपनाया है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व शांति का समर्थक देश रहा है। अब अगली विशेषता, ये तो थी 18वीं विशेषता विश्व शांति का समर्थक। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अगली और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। यानी 19वीं विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। यानी भारत ने लोक कल्याण है, लोगों के कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया है और उसकी स्थापना करने का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वो कैसे किया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में, भाग याद रखना, भाग 4 है और वो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और इस भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। याद रखना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का मतलब यानी उसको बढ़ावा देने के लिए, अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान में कि सामाजिक व्यवस्था है उनकी स्थापना करेगा। ऐसा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। हमने नीति निर्देशक तत्वों का पहले भी अध्ययन किया था इसकी विशेषताओं में, तो मैंने इनका प्रमुख उद्देश्य क्या बताया था? लोक कल्याण की स्थापना करना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को पूर्णता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान है वो लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ अपन लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, अब सामाजिक व्यवस्थाएं कौन कौन सी होंगी उनकी बात करते हैं। तो जैसे व्यक्तियों को, नागरिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, शिक्षा प्रदान करना, पौष्टिक भोजन, शिक्षा प्रदान करना, साथ साथ आवास, वस्त्र एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। ये प्रमुख सेवाएं हैं जो समस्त रूप से भारतीय संविधान में अपन कह सकते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करती हैं। अब साथ ही साथ भारतीय संविधान में साथ ही साथ बात करें तो राज्य के जो नागरिक हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत आर्थिक समानता लाने की बात भी कही गई है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया गया है और इसी कारण से यह एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है। अब अगली विशेषता अपन बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों का। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी को भारतीय संविधान में आरक्षण कहाँ कहाँ क्यों प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण का जो प्रावधान है जो भारतीय संविधान में किया गया है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो कमज़ोर, पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तो अगला है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान, यानी अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का बोल दो,
या उनके लिए अपन देखें तो कल्याण की विशेष व्यवस्थाएं भी बोल सकते हैं, यानी इनका कल्याण करने के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो भारतीय संविधान है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की बात करते हैं। पहले तो अपन किसकी बात करते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग। देखो अल्पसंख्यक वर्ग कौन होते हैं? अल्प यानी कम, संख्यक यानी संख्या में कम है, यानी जो संख्या में बहुत ही कम है। सामान्यतः अपन देखें तो 50% से कम, यानी टोटल आबादी है उसका यदि कोई जाति है, कोई धर्म है, वो 50% से कम होता है तो ऐसी स्थिति में उसको अपन किस में सम्मिलित करते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित करते हैं। जैसे मुस्लिम वर्ग है, बहुसंख्यक होता है एक, बहुसंख्यक यानी बहुत संख्या में। जैसे हिंदू एकमात्र ऐसा धर्म है भारत में जो क्या है? बहुसंख्यक धर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके लिए भारतीय संविधान में बात करें भाग 3 की, और भाग 3 में आता है मूल अधिकार। मूल अधिकारों में अनुच्छेद आता है 29 और 30, अनुच्छेद आता है 29 और 30, अनुच्छेद 29 और एक पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 30, यानी इन दो वर्गों में, इन दो अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 29 के तहत की बात करें तो भाषा, लिपि एवं संस्कृति, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने या उसको सुरक्षित रखने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 में। फिर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकता है? अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। यानी अनुच्छेद 29 में तो किसकी बात कही गई है? अनुच्छेद 29 में तो भाषा, लिपि और संस्कृति की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 30 है इसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन, स्थापना एवं संचालन की बात कही गई है। अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनको भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 में 2 अनुच्छेद ऐसे आते हैं जिसके तहत इनको मुख्य रूप से इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है या इनको अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें 29 के अंतर्गत भाषा, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा बचाने के लिए, अपनी लिपि को बनाए रखने के लिए और संस्कृति को बनाए रखने का उनको अधिकार है। साथ ही साथ अनुच्छेद 30 जोड़ करके कहा गया है कि अपनी शिक्षण संस्थाओं की, ये धार्मिक शिक्षण संस्थाएं, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन भी स्वयं कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार की कर की व्यवस्था नहीं होगी। ये 2 अधिकार हैं मूल रूप से अल्पसंख्यक वर्गों को भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं और उनका जो कल्याण है उनको सुनिश्चित किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति की, यानी ये तो था अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में। अब अपन बात करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों आ गए इसमें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तथा पिछड़ा वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको अपन कहते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 से संबंधित आता है, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है सरकारी नौकरी, यानी सभी को बिना किसी भेदभाव के, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, उन सभी को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात कही गई है। अर्थात सभी को इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है। इसी प्रकार से शैक्षणिक जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 15 में 4 में आता है, ये मुख्यतः 16(4) में आता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति को वर्तमान में अपन देखें तो अनुसूचित जाति है, इस अनुसूचित जाति को वर्तमान समय में, अनुसूचित जाति है इसको वर्तमान समय में 15% आरक्षण दिया गया है, ध्यान रखना।
अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति है, इसको वर्तमान समय में 7.5% आरक्षण दिया गया है। 75 याद नहीं रखना है, 7.5 याद रखना है यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा सितंबर 1993 से, सितंबर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको भी 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। ये बात है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और सितंबर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 7.5%, अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें मोदी कार्यकाल की, 2019 के अंतर्गत, यानी 2019 के अंतर्गत भारत में एक संविधान संशोधन किया जाता है और उसके तहत जो सामान्य वर्ग के, अर्थात जो जनरल कैटेगरी में जो वर्ग आता था, जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग है, उसको भी जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखो सामान्य वर्ग में कौन आएंगे, ऐसे व्यक्ति जो कमजोर एवं पिछड़े हैं, कमजोर आर्थिक रूप से, कैसे, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या किया जाएगा, मोदी सरकार के द्वारा 10% आरक्षण प्रदान किया है। तो ये है भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था। अब बात करते हैं अपन अगले आरक्षण की। अगला आरक्षण यानी अनुसूचित जाति के बारे में, जनजाति के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में, अल्पसंख्यक वर्गों को किस प्रकार से व्यवस्था, कल्याण की व्यवस्थाएं की गई उनके बारे में, और सामान्य वर्ग को 10% जो आरक्षण दिया गया उसका हमने अध्ययन कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ अपन राजनीतिक आरक्षण, एक प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण यानी शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात, और अब अपन बात करते हैं राजनीतिक आरक्षण की, यानी राजनीतिक आरक्षण यानी राजनीति के क्षेत्र में, अर्थात लोकसभा है, विधानसभा है, इनमें किस प्रकार से सीटों का आरक्षण इनको प्रदान किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को। तो इन सभी के बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद आता है 330, अनुच्छेद 330, इनको महत्वपूर्ण रूप से याद कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी अभी पिछली साल 104वां संविधान संशोधन किया गया है और इसके तहत इसमें काफ़ी संशोधन किया गया है इन अनुच्छेदों में, तो इनको मुख्यतः आपको यादें रखना है। तो अनुच्छेद 330 है, इसके अनुसार ये क्या कहता है कि लोकसभा में, कहाँ पर याद रखना, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में सीटों का आरक्षण या लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 330 है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को यहाँ पर आरक्षण प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 331 की। अनुच्छेद 331 इसमें क्या है, इसमें भी लोकसभा से संबंधित है अनुच्छेद 30 और 31। तो अनुच्छेद 331 है, इसमें लोकसभा में जो दो भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के जो दो सदस्य चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, और कब किए जाते थे, जब राष्ट्रपति ऐसा महसूस करे कि वास्तविक तौर पर लोकसभा में इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, तब वह दो एंग्लो इंडियन समुदाय अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नियुक्ति प्रदान करता है, मनोनीत करता है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। तो ये इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है वर्तमान समय में, याद रखना इसको। अब वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नहीं चुने जाते हैं, 104वां संविधान संशोधन करके और इसको परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 332,
अनुच्छेद 332 के में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 है, उसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों को ही विधानसभा में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है। यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति को अनुच्छेद 330 के तहत, विधानसभा की बात करें, यहाँ पर लोकसभा है और यहाँ पर विधानसभा है, तो विधानसभा में बात करें तो विधानसभा अनुच्छेद 332 आता है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अनुच्छेद 330 आता है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है कि लोकसभा यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर विधानसभा, तो यहाँ पर भी विधानसभा, अर्थात विधानसभा है उसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? एंग्लो इंडियन समुदाय, अर्थात विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन, अर्थात विधानसभा में कौन करेगा? विधानसभा में मनोनयन का काम करेगा एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य, जबकि लोकसभा में कितने? 2 सदस्य। याद रखना, कितने सदस्य नियुक्त किए जाते थे? 1 सदस्य, जबकि लोकसभा में कितना है? 2 सदस्य। लोकसभा में किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि विधानसभा के अंतर्गत कौन मनोनयन करेगा? इनका एक सदस्य का मनोनयन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो ये 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसके तहत आरक्षण, यानी राजनीतिक आरक्षण की बात करें तो इनको राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया है। राजनीतिक आरक्षण अर्थात भारतीय संविधान है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान में अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। अब अपन अनुच्छेद 334 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 334 है, इसमें क्या कहा गया है? यानी सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि इसी अनुच्छेद की वजह से भारत के संविधान में 104वां संशोधन किया जाता है, और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 330, 31, 32, 33 इनकी समीक्षा प्रति 10 वर्ष से की जा सकती है, और इसी वजह से, इसी अनुच्छेद की वजह से भारतीय संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके तहत भारतीय संविधान में जो एंग्लो इंडियन के समुदाय लोकसभा में 2 सदस्य और एक एंग्लो इंडियन समुदाय का विधानसभा में 1 सदस्य है, उनकी नियुक्ति अब समाप्त कर दी गई है। तो ये अपना भारतीय संविधान की विशेषताएं नामक टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। अब इस पाठ में भारतीय संविधान की विशेषताओं का पाठ है, इसके अंतर्गत हमारी प्रस्तावना और बची हैं, तो उसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।